हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आपको मालूम है कि जम्मू कश्मीर में इस वक्त डीडीसी इलेक्शन यानी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल इलेक्शन प्रोसेस में है। कई फेजेस हो चुके हैं और 22 दिसंबर तक इसके नतीजे आने वाले हैं। 19 दिसंबर को आखिरी फेज के इलेक्शन होने वाले। ये इलेक्शन जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद पहला इलेक्शन है, जिससे वहां के लोग नाराज बताए जाते हैं। यूनियन टेरिटरीज अलग अलग बनने से भी लोग खुश नहीं है और वहां पर एक गुपकर अलायंस के नाम से 7 पार्टियों का एक बड़ा अलायंस बना है, जिनका कहना है कि वो आर्टिकल 370 को वापस बहाल कराने के लिए जद्दोजहद करेंगे। इलेक्शन किस तरह से हो रहा है, कैंपेन कैसे हो रही है और ग्राउंड पर सिचुएशन क्या है, हकीकत क्या है, ये जानने के लिए मेरे साथ आज खास मेहमान हैं श्रीनगर से हारून रेशी साहब, जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं और अब से पहले भी मीडिया स्टार वर्ल्ड को वक्त दिया है। हारून रेशी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। आप ये बताइए बहुत कि आप ये बताइए कि इस इलेक्शन को आप किस नजर से देख रहे हैं। लंबे वक्त से आप जर्नलिस्ट के तौर पर वैली में काम करते रहे हैं, अब क्या सूरत हाल है? आर्टिकल 370 और 35A हटने के बाद ये पहला चुनाव है, कैसा है? लोग कैसा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं? सियासी जमातें क्या कुछ कर रही हैं? वो जमातें जो बिल्कुल आमने सामने इलेक्शन लड़ती थी, आर्टिकल 370 के हटने के बाद उन सारी पार्टियों को एक तरह से वापस इकट्ठा होकर के अपनी एक ताकत बना करके इलेक्शन लड़ना पड़ रहा है। क्या है सूरत हाल, आप कैसे देखते हैं? देखें, जैसा कि आपने खुद अपने इंट्रो में कहा कि आर्टिकल 370 और 35A एब्रोगेट हो जाने के बाद ये पहले इलेक्शन है जम्मू कश्मीर में। तो उस लिहाज से इनकी काफ़ी अहमियत है और सब ये देख रहे हैं कि लोगों का क्या रिस्पॉन्ड रहेगा। लेकिन दूसरी जानिब ये इलेक्शन, इन इलेक्शंस की इस वजह से भी अहमियत और इफादियत है क्योंकि इनके नतीजे में जो काउंसलर्स बनने वाले हैं, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसलर्स, तो वो बड़े बाख्तियार होंगे, पावरफुल होंगे। पावरफुल इस लिहाज से होंगे कि उन्हें हर ज़िला में डेवलपमेंट और पब्लिक वर्क और फाइनेंस और वेलफेयर के शोबों में प्लानिंग से लेकर उनकी इम्प्लीमेंटेशन तक करने का जो वो बाख्तियार होंगे उस मामले में। तो लोग चाहते हैं कि इस तरह की जो काउंसलर्स बनेंगे वो उनके उनकी मर्ज़ी से उनके उसके जो नुमाइंदे होंगे वो चुन के आ जाए, ताकि जब ये डेवलपमेंटल काउंसिल्स काम करना शुरू करें तो लोगों के एक्सेस में रहे वो लोग जो चुन के आ जाते हैं। तो इस वजह से मुझे लगता है कि लोगों ने इन इंतखाबात में पार्टिसिपेट किया है और अच्छी खासी तादाद में किया है। एक तरफ तो ये जो इनकी इम्पोर्टेंस है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो ग्राउंड पे ये काम करेंगे बाद में, तो इनका एक बड़ा रोल होगा। और दूसरी जानिब ये है कि जो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ रही हैं यहाँ, ख़ास तौर से नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, कांग्रेस और दूसरी जमातें, तो वो तो बहुत उलझन में पड़ गई थी पहले, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑल ऑफ सडन ये ऐलान किया था कि हम डीडीसी इलेक्शंस करवा रहे हैं। जब गवर्नमेंट ने ये डीडीसी इलेक्शंस पहली बार हो रहे हैं जम्मू कश्मीर की तारीख में, उसकी वजह ये थी कि हमारा जो यहाँ पंचायती राज एक्ट है उसमें उसमें उन्हें थोड़ा पहले अमेंडमेंट करना पड़ा, ये इसकी राह हमवार करने के लिए। और वो अमेंडमेंट नई दिल्ली ने की। नई दिल्ली ने वो एकतरफा तौर पर वो अमेंडमेंट इसलिए कर पाई क्योंकि 2000 अगस्त 2019 में जो पार्लियामेंट ने रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास किया था, जम्मू कश्मीर की तंजीमी नौ का जो एक्ट है वो पास किया था, उसके नतीजे में नई दिल्ली को ये इख्तियार हासिल है कि वो जम्मू कश्मीर से मुतल्लिक किसी भी कानून को मॉडिफाई कर सके, किसी भी कानून को बना सकते, अमेंडमेंट कर सके। तो उस इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए होम मिनिस्ट्री ने जम्मू कश्मीर पंचायती राज एक्ट में अमेंडमेंट कर दी और इस तरह से एक रास्ता हमवार हो गया। जम्मू इस यूटी में पहली बार
डीडीसी पोल्स कराने के लिए। अब जब नई दिल्ली ने ये सब किया, ये एक ऐसा वक्त था जब जो यहाँ के लोकल मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज के जो टॉप लीडर्स हैं वो अभी अभी जेलों से रिहा हुए थे। मतलब आपको पता है 2019 में 5 अगस्त के बाद उन सबको गिरफ्तार डिटेंशन था। उनमें 3 फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स भी थे, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती साहिबा। तो तकरीबन 30-40 लोग थे जो बड़े नाम हैं यहाँ के सियासत में, तो वो सब बंद थे, तो उनको अभी छोड़ ही दिया गया था। उसके कुछ ही मेरे ख्याल से 1-2 हफ्तों बाद ही नई दिल्ली ने डीडीसी इलेक्शन कराने की नीयत से पंचायती राज एक्ट में अमेंडमेंट कर ली। तो उसके बाद ये जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल लीडर्स और पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये थोड़ी उलझन में थी कि क्या इनको इन इंतखाबात में पार्टिसिपेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि जाहिर है कि ये इंतखाबात अब एक लिहाज से रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के नतीजे में पैदाशुदा सिस्टम के तहत ही हो रहे हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात? जी जी बिल्कुल जो 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 5 अगस्त को एक्ट पास हुआ था, जिसको हमारी इन मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल या इलीगल, वो इस तरह की इस्तिलाहों का इस्तेमाल करके उससे मंसूब कर दिया था। अब उसके नतीजे में ये इंतखाबात हो रहे हैं। तो जाहिर है नाक़दीन ये कह रहे हैं कि अगर आप उस एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल या अनडेमोक्रेटिक कह रहे हैं, जो 5 अगस्त 2019 को पास किया गया था पार्लियामेंट में, तो उस कानून साजी के नतीजे में जो अब माहौल जो है सिस्टम क्रिएट हुआ, आप उसका हिस्सा कैसे बन सकते हैं? तो ये एक बड़ी उलझन थी, एक बड़ा सवाल था। लेकिन इसके जवाब में अब यहाँ की ट्रेडिशनल मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज और लीडर्स, उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि हम बीजेपी के लिए खुला मैदान तो नहीं छोड़ सकते हैं, हमें काउंटर करना पड़ेगा। अगर हम इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो जाहिर है कि बीजेपी जादू मार देगी, पूरे सारी सीटें ले जाएंगी और पूरा कंट्रोल जो है। देखिए, एक बात बहुत समझने की है यहाँ पर कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी तक ऐसा कोई इशारा नहीं दिया कि इस रियासत में इस यूटी में असेंबली इलेक्शंस होने जा रहे हैं। फिलहाल तो उसके आसार नहीं है। तो इसका मतलब है अब जो भी पावरफुल बॉडीज होंगी वो यही डीडीसी काउंसिल्स होंगे। तो जाहिर है कि अगर डीडीसी काउंसिल्स में हिस्सा नहीं है इन पॉलिटिकल पार्टीज का, तो ये वर्चुअली लिटरली आउट ऑफ पावर होंगे। तो एक तरफ से ये पॉलिटिकल पार्टीज पावर में भी रहना चाहती थी, और दूसरी जानब ये लोगों को ये कन्विंस भी करना चाहते थे कि हमारी पार्टिसिपेशन क्यों ज़रूरी है। तो उन्होंने उसके लिए यही एक आर्गुमेंट पेश किया कि भाई हम बीजेपी के लिए खुला मैदान नहीं छोड़ सकते। तो आपका बुनियादी तौर पर जो आपने पूछा था कि अहमियत कितनी है, अहमियत बड़ी अहमियत है, क्योंकि इन इंतखाबात के नतीजे में हमारे इस जम्मू कश्मीर के जो तमाम 20 अजला है, 10 जम्मू में है, 10 वैली में है, 20 अजला में गालिबन 280 डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स बन जाएंगे। हर डिस्ट्रिक्ट सॉरी 20 अजला में 20 डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल बनेंगी, और हर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के 14 मेंबर्स होंगे जो चुन के आ जाएंगे। यानी 22 दिसंबर को जो इंतखाबी नताइज आने वाले हैं, 22 दिसंबर को हमारे पास 240 नए मुंतखब लोग होंगे। 280 तो 280 सारे, 140 जम्मू में और 140 वैली में। तो जाहिर है ये एक तरह की एक नई लीडरशिप उभर कर सामने आएगी, और मुमकिन है कि इन 280 में से बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो खुद को बहैसियत सियासी लीडरान के मनवा आगे चलकर आने वाले दिनों में। तो इस और ये भी मुमकिन है कि अगर मुस्तकबिल में जब भी हो जाते हैं असेंबली इलेक्शन, तब ये उसमें पार्टिसिपेट भी करेंगे। तो एक तासुर ये भी है कि कहीं ना कहीं शायद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो ये ट्रेडिशनल लीडरशिप है, जो ट्रेडिशनल फेसेस हैं हमारे पॉलिटिकल, शायद उनको रिप्लेस करने की सोच रहे हैं कि नए ग्रास रूट लेवल से नए लोग मुंतखब होकर आएंगे तो आगे चल के। ये तो बहरहाल देखने वाली बात होगी, इस पे तो हम अभी से कोई कमेंट तो कर नहीं सकते हैं, लेकिन ये एक ओपिनियन है लोगों में कि शायद गवर्नमेंट ट्रेडिशनल फेसेस को, रिवायती सियासतदानों को रिप्लेस करने की सोच रही है, इसलिए इसके नतीजे में जो उभर कर सामने आएंगे उनको मौका दिया जाएगा। अच्छा, इसमें एक खास बात जो मैंने महसूस की, जो आप बता रहे हैं, वो क्या अवामी सतह पर और
सियासी लीडरों की सतह पर एक मजबूरी में एक्सेप्ट किया जाने वाला इलेक्शन इसको कहा जाए क्या, या लोग बहुत खुशी से जोश के साथ इसमें हिस्सा ले रहे हैं, चाहे वो सियासी जमातें हों या आवाम हो? आप इसको इसको किस तरह से बताएं? नहीं, ज़ाहिर है कि इस डेमोक्रेटिक सिस्टम में चाहे डेमोक्रेसी कितनी भी कमज़ोर हो या कितनी भी ताकतवर हो, लोगों के पास इसके सिवा और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है कि उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उनको फॉलो करें। आप कवानीन को चाहे पसंद करते हों या ना करते हों, लेकिन जब तक वो इम्प्लीमेंट हैं तो आपको उन्हें मानना पड़ता है। तो जाहिर है कि ये जो सिस्टम क्रिएट हो रहा है, इवॉल्व हो रहा है इस वक्त, आप इसको पसंद करें ना करें जो भी मर्जी, लेकिन हकीकत तो ये है ना कि 22 दिसंबर को जब रिजल्ट होंगे तो हमारे पास 20 डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिलर्स बनी होंगी, जिनको जो पावरफुल होंगी, जिनको फंड्स अलॉट होंगे, जो सेंट्रली जो स्पॉन्सर्ड पॉलिसीज़ होती हैं, स्कीम्स होती हैं, वो उन्हीं के थ्रू अब इम्प्लीमेंट हो जाएंगी। तो ये एक ताकत है ना, ये एक सियासी कुव्वत है, इनके पास इख्तियार होगा पैसे खर्चने का, प्लानिंग करने का। जैसा कि मैंने आपको बताया 4-5 शोबों में, फाइनेंस में, वेलफेयर में, पब्लिक वर्क्स में और भी 1-2 चीज़ों में इनका इख्तियार होगा कुल्ली तौर पर कि ये प्लानिंग भी करें और वो ठेके वगैरह भी अलॉट करें और इम्प्लीमेंटेशन का काम भी देखें। तो हर ज़िले में इन्हीं का अब रोल होगा। गवर्नेंस तो डेवलपमेंट का जहाँ तक ताल्लुक है, गवर्नेंस तो वही चलाएंगे, ये जो नई काउंसिल, तो इनकी अहमियत होगी। तो आप कहते हैं ना, आप इसको ना करें, लेकिन आप इनको इग्नोर नहीं कर सकते हैं आप इसको। तो इस यही वजह है, मुझे लगता है कि लोगों ने ये बात समझ के इसमें पार्टिसिपेट किया है। देखें, ये जो इलेक्शंस हो रहे हैं, ये रूरल एरियाज़ में हो रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट एरियाज़, मतलब टाउन्स और म्यूनिसिपल हदूद में ये नहीं हो रहे हैं। मतलब तो रूरल पॉपुलेशन जो कि हमारी मोर देन 70% पॉपुलेशन है, वो हिस्सा ले रहे हैं इसमें। उसमें से एक बहुत बड़ा तबका जो वोट अपने हक राय दही का इंतखाब करे, इस्तेमाल कर, जाहिर है कि वो ये सोच कर रहे हैं कि कुछ बनने जा रही हैं, कुछ काउंसलर्स बनने जा रहे हैं, बाद में उनके पास, पहले क्या करते थे लोग, कोई भी प्रॉब्लम होती तो कंसर्न्ड एमएलए के पास जाते थे, जनाब ये नहीं है, सड़क नहीं है, वो नहीं है, या कोई प्रॉब्लम है। तो अब वो तो मौजूद नहीं है, एमएलए तो है नहीं, असेंबली तो है नहीं। अब जिन तक रसाई हो सकती है फौरी, तो वो यही होंगी। तो इसलिए मुझे लगता है लोगों ने इनको चुन लिया, लोगों ने अच्छा, पार्टिसिपेट किया। अच्छा, एक बात और है जो मैं महसूस करता हूं कि हुकूमतों का तरीका आम तौर पर, चाहे कश्मीर का मामला हो या दुनिया के कुछ और खित्तों में, अवाम की मर्जी के बरखिलाफ भी अगर कोई सिस्टम चलता है तो हुकूमतों की एक सोच होती है कि कुछ नस्लें गुजर जाएंगी, सब भूल जाएंगे और सब अपने अपने रास्ते पर आ जाएंगे, जैसे हम चाहेंगे वैसे चलेंगे। एक जमाना था जब असेंबली इलेक्शन शुरू हुए कश्मीर में, तो बहरहाल भारत दुनिया के सामने ये कहना शुरू किया कि डेमोक्रेटिक तरीके से यहाँ पर इलेक्शन होते हैं, लोग इसमें हिस्सा लेते हैं, कितनी तादाद में लेते हैं वो कोई बहस उस पर नहीं होती थी। अब आर्टिकल 370 हटने के बाद ये एक तरह से नया निजाम देने की कोशिश है। तो क्या वो एलिमेंट्स जो जिन्हें प्रो पाकिस्तान कह दिया जाता है या अलगाववादी कह दिया जाता है, जो आज भी शायद भारत के साथ कंफर्टेबल नहीं है, जो इस तरह के बहुत से इशारे मिलते रहे हैं अब से पहले, खास तौर पे हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, सैयद अली शाह गिलानी वगैरह का जो ग्रुप है, क्या इस नए सिस्टम में सब अपने आप को रिकंसाइल करते हुए नजर आ रहे हैं? क्या कुछ लगता है आपको? नहीं, देखें, जो आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ये सोचती है कि वक्त गुजरने के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, लोग तस्लीम कर लेंगे इन हकाइक को, जो नहीं, ये तो बहरहाल आने वाला वक्त ही बता सकता है। इसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा, इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि हम 90 से ये सब चीज़ें देखते आ रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमेशा इस कश्मीर की सिचुएशन को मैनेज करने की कोशिश की है।
कभी कभी ऐसा भी लगा कि हाँ वाकई इन्होंने मैनेज करके दिखाया। मिसाल के तौर पर जब 90 में यहाँ मिलिटेंसी शुरू हो गई और जो ये सेपरेटिस्ट मूवमेंट थी वो बहुत अरूज पे थी, उसके बाद 96 में पहली बार असेंबली इलेक्शन हुए थे, कोई 7 साल बाद, 7 साल के वक्फे के बाद गवर्नर राज कंटिन्यूसली यहाँ 6-7 साल तक कायम रहा। तो फिर उस वक्त भी ये कहा गया था कि देखें फाइनली डेमोक्रेटिक प्रोसेस शुरू हो गया है और लोग अब भूल जाएंगे, लेकिन बाद के हालात ने उसको गलत साबित कर दिया कि नहीं, महज इलेक्शन होने से हालात ठीक नहीं हो जाते हैं, या महज इलेक्शन होने से कोई मसला दब नहीं जाता है। और ये भी कई बार साबित हो गया कि ये इतना छोटा मसला भी नहीं है कि इसको आप इस तरह के एक इंतखाबी प्रोसेस के नतीजे में दबा सकते हैं, क्योंकि उसकी वजह है छोटा मसला इसलिए नहीं कि हम खुद कहते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद मानती है कि एक स्टेट स्पॉन्सर्ड मामला है, इसके पीछे एक स्टेट है जो इसको प्रवोक करती है। अगर ये वाकई है तो जाहिर है कि वो स्टेट जब इसको सपोर्ट करना रोक देगी तब मामला ख़त्म हो जाएंगे। या अभी हमने पिछले 1 साल में भी जब 2019 में 5 अगस्त को ये सब कुछ हुआ, एब्रोगेशन हुआ स्पेशल पावर्स की और स्टेटहुड ख़त्म कर दिया गया, तो उसके बाद आपने देखा 1 साल के अंदर अंदर, 1 साल से भी कम वक्त में 3 बार अक़वाम मुत्तहिदा के सिक्योरिटी काउंसिल में इस कश्मीर के इशू उठाया गया। ये इसकी हिस्ट्री में पहली बार है कि 1 साल के कम वक्त में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में इस मसले को, अब वहाँ हुआ क्या नहीं हुआ वह एक अलग बात है, लेकिन ये सच है कि हमने देखा कि पिछले 2 साल के दौरान हमें लगा कि ये इशू जो है इंटरनेशनलाइज होता जा रहा है। अभी वो चाइनीज़ फैक्टर भी इसमें है, उन्होंने भी स्टेटमेंट्स जारी करे, पहले हम इस तरह की चीज़ें नहीं देखते थे। तो अब ये समझना कि डीडीसी के इंतखाबात के नतीजे में वो सब, मैं तो इसमें नहीं कह सकता, क्योंकि इसके लिए ज़ाहिर है जैसा कि मैंने बताया कि आने वाले वक्त का इंतज़ार करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि क्या वाकई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको सप्रेस करने, ख़त्म करने, दबाने में या ठीक ठाक करने में सफल होती है या नहीं होती है। इस पर तो मैं कमेंट नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि वो देखने वाली बात है, लेकिन हकीकत यह है कि पिछले 30 साल में बहुत बार ऐसा हुआ है जब गवर्नमेंट ने इस तरह से इस इशू को मैनेज करने की कोशिश की। तो और दूसरी बात आपने ये जो पूछी थी सेपरेटिस्ट्स का, वो अब क्या करेंगे, तो पिछले 2 साल से तो वो खामोश ही बैठे हैं, कोई कुछ नहीं कर रहा है यहाँ पे। तो कोई जो, बल्कि कुछ लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे बड़ा रिस्पॉन्स होगा इसका जो 5 अगस्त को हुआ, लेकिन उस तरह का देखा नहीं है, न कहीं जलसे जुलूस देखे। तो एक अजीब सी सिचुएशन है, इस पे कमेंट करना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि आप वसूख के साथ कुछ नहीं कह सकते। आप वसूख के साथ ये नहीं कह सकते हैं कि जनाब अब तो सब कुछ ठीक ठाक हो गया। आप वसूख के साथ ये भी नहीं कह सकते कि जनाब कुछ होने वाला है। तो एक इस तरह अजीब, हमने ज़ाती तौर पर, मैं इतने अरसे से इस प्रोफेशन से जुड़ा हुआ हूँ, हमने कवर किया है, इस तरह की सिचुएशन हमने इससे पहले कभी नहीं देखी, जहाँ हमें खुद भी समझ नहीं आ रहा है कि होने क्या जा रहा, हो क्या रहा है। तो ये बड़ी मुश्किल सिचुएशन। क्या आपको लगता है कि कोरोना के बहाने से या कोरोना की वजह से बहुत सी चीजें, सियासी एक्टिविटीज दबी हुई हैं, या पाकिस्तान, अगर मैं नाम भी लेकर के कहूं स्टेट स्पॉन्सर्ड के जिसका आपने जिक्र किया था, क्या वहां भी कोई इंटरेस्ट कम हुआ है? क्या कुछ है? चूंकि दुनिया में बहुत से मुल्कों में ये कहा जा रहा है कि कोरोना के बहाने से बहुत सी सियासी लीडरशिप अपने आप को मजबूत करने के प्रोसेस में लगी हुई है, क्या यहाँ भी ऐसा है? पाकिस्तान का तो हमें पता नहीं, स्टेट पॉलिसी क्या होती है वो हमें पता भी नहीं चलेगा। दूसरे मुल्क में क्या पप रहा है, क्या पनप रहा है और क्या होने जा रहा है, उनकी प्लानिंग क्या है, उनका वो क्या करना चाहिए, उसको तो हम एक तरफ छोड़, मैं आपको कश्मीर की बात, कश्मीर के पर्सपेक्टिव में बताना चाहूँगा कि यहाँ पे हकीकत यह है कि पिछले कई सालों से जो हालात ख़राब रहे हैं, 2010 में हालात ख़राब थे, 2008 में ख़राब थे, 2016 में ख़राब हुए जब बुरहान वानी को एलिमिनेट किया गया, उसके बाद भी बीच में वो फ्लड्स वगैरह भी आए थे। मुझे लगता है कि लोग थक भी गए हैं, लोग बहुत परेशानियों में भी हैं। अभी मिसाल के तो अभी इस वक्त की अगर हम सिचुएशन देखें, आप देखें अगस्त 2019 से
आपकी तिजारती सरगर्मियाँ बहुत मुतासर हैं, आपकी टूरिज़्म इंडस्ट्री जो बैकबोन हुआ करती थी हमारी इस इकॉनमी की, वो बैठा हुआ है, वो टूरिज़्म सेक्टर। हमारा एजुकेशन सिस्टम ख़त्म तितर-बितर हो चुका है, कोविड की वजह से भी और उससे पहले जो अगस्त से पहले हमारे आपके यहाँ आपके पास इंटरनेट फैसिलिटी नहीं है, 2G सर्विस पे आप काम कर रहे हैं, सब कुछ स्टेक पे लगा हुआ। दुनिया के हालात बदल गए हैं, आज पैसे की एक बड़ी इम्पोर्टेंस है, लोग बुरे हालात से जूझ रहे हैं। तो ज़ाहिर है और सबसे जो रही सही कसर थी कोविड ने पूरी कर दी। कोविड की वजह से जैसा कि आपने बताया लोग एहतियात भी कर रहे हैं, परेशानियों में भी इन्वॉल्व भी हो गए हैं, मुतासिर भी हो गए हैं। तो ये सारी चीज़ें, सारे फैक्टर्स को जब जोड़ के आप देखते हैं तो आपको लगता है कि आम कश्मीरी की जो ज़हनी हालत है, जो वो थकावट का शिकार है। तो और दूसरी बात उसको लगता है शायद कहीं कि फौरी तौर पर किसी भी तरह का रद्द-अमल ज़ाहिर करने के नतीजे में उसको वो चीज़ नहीं मिल सकती है जो वो चाहता है। तो शायद इसलिए भी वो वेट एंड वॉच के फ़ॉर्मूले पे अमल पैरा है, ये कहा जा सकता है। क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिससे लगता है कि वाक़ई लोग उकता गए हैं, थके हुए हैं, परेशान हैं और भी प्रॉब्लम्स हैं। ज़ाहिर है लोगों की ज़ाती ज़िंदगियों में मसाइल पैदा हो जाते हैं जब पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी हो या पैंडेमिक जैसी सिचुएशन हो या और वो भी एक ऐसी जगह पे जहाँ आप बरसों से साल से बुरे हालात देखते आए हैं, वायलेंस और बाकी चीज़ें। तो मजमूई तौर पर ये एक असर है जिसकी वजह से वो रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। लेकिन ये भी तो हम नहीं कह सकते हैं कि मुस्तक़बिल के बारे में आप कोई बात वसूख से नहीं कह सकते हैं क्योंकि जी, हमने पहले देखा है जब 2008 की एजिटेशन हुई उससे पहले सब कुछ ठीक-ठाक था। किसी के तसव्वुर में भी नहीं था कि वो लैंड रो जो हुआ था वो उसके नतीजे में उतनी बड़ी एजिटेशन होगी। फिर 2016 का तो किसी के ज़हन वहम गुमान में भी नहीं था कि एक मिलिटेंट के मारे जाने के नतीजे में हालात इतने भयानक रुख इख्तियार करेंगे। इसी तरह 2010 में एक बच्चा मारा गया था फ़ोर्सेस के हाथों डाउनटाउन में, उस पर इतनी एजिटेशन हुई और इतने लोग बाद में मारे गए। तो आप कुछ नहीं कह सकते, जब आप अनसर्टेनिटी है एक एक इस तरह की सिचुएशन में हो जब तो आप कोई भी बात वसूख के साथ नहीं कह सकते फिर क्योंकि चीज़ें आपके हाथ में नहीं है। जी, रेट इवन गवर्नमेंट नहीं कर सकती है, गवर्नमेंट को भी नहीं पता है तो इसीलिए अब देखिए 4G रिस्टोर क्यों नहीं कर पा रहे हैं? यानी कि गवर्नमेंट भी एप्रीहेंसिव है कहीं न कहीं कि अगर मतलब एक मोबाइल इंटरनेट सर्विस रिस्टोर करने से भी आप हिचकिचा रहे हैं तो इतना सोच रहे हैं, अब 2 साल होने को जा रहे हैं। तो इससे ये अंदिया मिलता है, इससे ये इशारा मिलता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी बहुत कॉन्फिडेंट नहीं है। उनको भी बहुत पुरएतमाद नहीं है सब कुछ ठीक-ठाक हो गया है। जी, जी। तो ये चीज़ें हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया हारून रशीद साहब, आपने बहुत ही बारीकी से चीज़ें बताई, हालात बताए। आपने ये भी बताया कि एक तरफ कश्मीर के लोग हालात के साथ थक रहे हैं, दूसरी तरफ आपने ये भी बताया कि भारत सरकार भी शायद कॉन्फिडेंट नहीं है कि आगे किस तरह से वाक़यात आगे बढ़ेंगे। लेकिन साथ-साथ जो डीडीसी इलेक्शन हो रहे हैं, उसमें देहात के लोग चूँकि पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अच्छी खासी तादाद में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और वो ये उम्मीद कर रहे हैं कि उनके नुमाइंदे उनके मसाइल हल करेंगे। बहरहाल जो लार्जर इश्यू कश्मीर का है, उस पर अभी कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। हालात बिल्कुल गैर मामूली किस्म के हैं और जो सियासी जमातें हैं, वो भी अपने आप को सर्वाइवल के लिए लड़ाई लड़ रही हैं और अपने आप को बाकी रखना चाहती हैं। हारून रशीद साहब, आपने हमें वक़्त दिया उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। मैं अपने दर्शकों से बताना चाहता हूँ कि मेरी कोशिश रहती है कि खबरों को बिल्कुल नज़दीक जाकर के समझा जाए और कुछ जानकार लोगों से आपकी मुलाकात कराई जाए। हारून रशीद साहब एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वैली में, कश्मीर में एक लंबे अरसे से काम कर रहे हैं, मुख्तलिफ नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ उन्होंने काम किया है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।